नमस्कार, आप सभी का स्वागत जनादेश में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली और राजधानी में मुख्यमंत्री के सिंहासन पर अगले 5 साल तक कौन विराजमान होगा, इसका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। दिलवालों की दिल्ली किन मुद्दों को लेकर आज लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ये हम जानेंगे। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और खासतौर से अगर बात की जाए तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि मतदान करने के लिए पहुंची हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर एक नागरिक के लिए मतदान कितना महत्वपूर्ण माना जाता है और फिलहाल राष्ट्रपति अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीधी तस्वीरें जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोटिंग कर रही हैं और खासतौर से जब कहा जाता है कि वोटिंग, जब लोकतंत्र के इस महापर्व की हम बात करते हैं तो कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हमें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका जो है, अपना योगदान जो है वो निभाना चाहिए। और उसी के लिए एक नज़ीर जो आप हम सब के सामने, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल मतदान करते हुए, ये वो तस्वीर जो कि सभी को संदेश देती है कि मतदान ज़रूरी है। इस मतदान केंद्र से अब बाहर आते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो सभी 70 सीटों पर जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है राजधानी दिल्ली में, जिसमें करीब 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर है। फिर चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात की जाए, इनके बीच इस बार जो टक्कर है वो कड़ी मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जो ज़मीन है कुछ तलाशती हुई दिख रही है, लेकिन अब ऐसे में जो किस्मत है तमाम प्रत्याशियों की वो कैद हो जाएगी ईवीएम में और 8 फरवरी को ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो मतदाता हैं वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे खास चेहरे भी जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तमाम कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, आपको बताएंगे। साथ ही वो तमाम मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में गरमाए हुए रहे, फिर चाहे भ्रष्टाचार की बात की जाए, प्रदूषण की बात की जाए, यमुना की सफाई की बात की जाए, क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। और ऐसे में अब जब मतदान हो रहा है तो जनता जो है किसे सिंहासन पर बिठाएगी राजधानी के, ये वाकई देखना होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से और खासतौर से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत अनंत जी। और इसके साथ साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, साथ ही निशांत और कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी में अलग अलग जगहों से। सबसे पहले यहाँ पे अनंत जी आपके पास में आना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं राजधानी के इस चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशती नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए इस बार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उनको अपनी धमक यहां बनाए रखनी है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को यह बताना है कि क्या दिल्ली में उनकी उपस्थिति है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हर बार ये कह देते हैं कि 2013 में हमसे टैक्टिकल एरर हो गया और हमने शीला दी के नेतृत्व में उनको अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया, अब हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन जनता ये भी नहीं भूली है ना कि 9 महीने पहले भी तो आप और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। और पिछले 1.5 हफ्ते से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत विगरसली कैंपेन अपना किया है, उससे मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले से बेहतर हो सकती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर तो भविष्यवाणी करना खतरे से बिल्कुल, लेकिन स्थिति जो है बीजेपी की वो बेहतर नजर आ रही है, आपका मानना ये, क्योंकि जिस तरीके से काम किया गया है। और हमारे संवाददाता अगर बात की जाए कुमार आलोक की, जो कि इस वक्त नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हैं, और ये एक ऐसी हॉट सीट इस बार कहीं ना कहीं बन चुकी है जिस पर सबकी निगाहें हैं। कुमार आलोक, किस तरीके से नई दिल्ली सीट की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि तमाम दिग्गज जो हैं वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या स्थिति इस सीट की मानी जाए और कौन से ऐसे खास मुद्दे इस सीट पर रहे?
देखिए, ये पॉश इलाका है। आप देख सकते हैं कि जितने भी वीवीआईपीज है दिल्ली में जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हों, या आप कहें कि पूरा का पूरा पॉश कॉलोनीज है यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ हमने जब उन लोगों से बात की, मतदाताओं से हम जब बात कर रहे हैं, जब मतदाता वोट करके बाहर आ रहे हैं, तो उनका जो प्रमुख मुद्दा है, उनका मानना है कि यमुना का प्रदूषण, यमुना की जो गंदगी है और दिल्ली का जो पॉल्यूशन उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम झोपड़पट्टी की बात कर ले, अगर हम जो सबर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके अलग मुद्दे हो सकते हैं। उनके लिए फ्रीबीज का हो सकता है कि भाई मुफ्त बिजली या मुफ्त राशन उनके लिए मुद्दा हो सकता है। लेकिन नई दिल्ली में अगर हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन और यमुना की गंदगी, और उसको लेकर के वो काफी सजग है। और उन्होंने कहा भी कि राज्य सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। यमुना को वो टेम्स नदी बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जब पहली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि यमुना नदी को हम टेम्स नदी बनाएंगे लंदन का। लेकिन टेम्स नदी क्या है, आप देख सकते हैं कि यमुना की स्थिति क्या है। यमुना के इसके अलावा उन्होंने जो ऑड एंड इवेंट शुरू किया था दिल्ली में प्रदूषण से बचाव के लिए, वो भी एक तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये मुकाबला काफी यहाँ पर दिलचस्प है। और आप कह सकते हैं कि संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो भी उनकी भी माताजी मुख्यमंत्री रह चुकी है। प्रवेश वर्मा के भी पिताजी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी भी एक सफल मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं। और तीसरा जो मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रह चुके हैं। तो ये 3 मुख्यमंत्रियों की बीच की लड़ाई है। और इसमें अगर देखना ये होगा कि प्रवेश वर्मा काफी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरह से आप कहें कि अरविंद केजरीवाल जो एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी भी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। तो 10 सालों का जो उनका जो सफर है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए काफी एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया खासकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए, ये अगर आप संदीप दीक्षित से बात करेंगे तो वो भी आपको गिनती से गिनवाएंगे कि किस तरीके से झोपड़पट्टी में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। बिजली फ्री की अगर आप बात करते हैं, और अगर आप झोपड़पट्टी में जाइएगा तो वहां 50,000 बिजली का बिल आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, आप फ्री बीज कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन वो भी यही बात कहेंगे। जी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि ये 2 दल जो एक साथ होते थे और जैसे ही रास्ते अलग अलग हुए तो न जाने कितने ही आरोप जो हैं एक दूसरे पर लगने यहाँ शुरू हो गए। चंद्रशेखर का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, जहाँ जिस मतदान स्थल पर आप हैं वहाँ किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है? कैसे जो मतदाता हैं वो लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान के लिए? देखिए, तैयारियां तो काफ़ी पुख्ता की गई हैं ताकि लोग घर से बाहर निकलें, और काफ़ी तरीके से प्रचार भी किया गया था, लोगों को मोटिवेट किया गया था अलग अलग माध्यमों से। और फ़ोन कॉल्स भी कल काफ़ी संख्या में लोगों को आई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि आप आइए, वोट दीजिए, अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, PWD यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके द्वारा संचालित पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। तमाम कोशिशें तो जरूर की गई हैं और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के जो पिंक बूथ बनाए गए हैं इनमें लोग आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, इनकी संख्या काफी है जो यहाँ पे वोट देने के लिए आ रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ पर यमुना विहार के इलाके में हूँ और ये थोड़ा सा एक पॉश इलाका माना जाता है और हम मानते हैं अमूमन इस इलाके की जो परिस्थितियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। धीरे धीरे वहाँ पे मतदान जो है वो आगे बढ़ता है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आगे ये दिन बढ़ेगा, ये जो वोटर हैं वो आगे निकल कर आएंगे और वोट देंगे। सर्दियों का भी थोड़ा सा दिन है तो इसका भी असर हो सकता है। जहां तक मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो कुमार आलोक की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्योंकि ये यमुना विहार का इलाका है और ये यमुना पार का इलाका माना जाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोगों के मन में वो है ट्रैफिक का जो कंजेशन है, वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। क्योंकि जब वो घर से बाहर लोग बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को एक ठगा और एक असहाय सा महसूस करते हैं। तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन इन मुद्दों को आधार बनाकर जैसे दिल्ली की जनता जो है आज मतदान वो करेगी और जो तस्वीरें अब धीरे धीरे अब हम देख पा रहे हैं, कहीं जगह जो कतारें हैं बहुत लंबी और कहीं कहीं धीरे धीरे जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप बता दें, अगर खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने दिल्ली की जनता को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें।
इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। तो अहम संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने एक्स पे साझा किया है, पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, और लगातार डीडी न्यूज़ भी आपसे यही कह रहा है, आप राजधानी दिल्ली के वासी हैं तो पहले आप मतदान ज़रूर करें, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही सभी बूथों पर मतदाताओं की जो लंबी कतारें हैं वो नज़र आ रही हैं। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। वोट जरूर डालना है आपने, मेरा यही कहना है। आपको अपना अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आए। ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है वो अपनी ड्यूटी दे। वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम वो। I guess I am usually targeting unemployment. I am a 21-year-old youth, so I would like the government to target unemployment more and generate more opportunities, because ये free तो हर कोई कर रहा है, but it is more important that we have more youth empowerment rather than just making them idle and making them sit at home. Yesterday I went to college and I noticed that most of my fellow mates are not willing to cast a vote. So I would say that why are you wasting your vote? Because even one vote matters. Your decision matters in making the government. So please go ahead and cast the vote. वोट करने के लिए मतलब यह है, सबको आना चाहिए, ये अपना हक है और वोट देना चाहिए। तो ये आपका हक है, आपका अधिकार है, वोट ज़रूर डालें। युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई, हम देख पा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी में आपको बता दें, इस विधानसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मतदान किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने मतदान किया। इस मतदान केंद्र पर जाकर हर आमो खास अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है राजधानी में। और वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मतदान किया। ये वो तस्वीरें जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे मतदान केंद्र पर। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे आप देख सकते हैं राज्यपाल वीके सक्सेना, जिन्होंने मताधिकार किया और उसके बाद सूचक दिखाते हुए कि कैसे उन्होंने जो अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इस तरह की कई तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी खास रहती हैं आज के दिन की, और हर किसी के लिए एक संदेश भी कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता निशांत का, जो कि तुगलकाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जानना चाहेंगे, आपके पीछे तो काफ़ी जो भीड़ है, जो लंबी लंबी कतारें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, किस तरह का माहौल और कितनी खास तुगलकाबाद सीट की अगर बात की जाए, किस तरह की राजनीति की उम्मीद यहाँ की जा रही है? देखिए, तुगलकाबाद जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं, ये बूथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये रमेश विदुड़ी जो कि कालका जी से उम्मीदवार हैं उनका बूथ है। और अगर यहाँ इस गांव की बात करें तो रामवीर सिंह विदुड़ी जो कि सांसद हैं वो इनका गांव है। और फिलहाल मैं सबसे पहले तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ की आप तस्वीर अगर देखेंगे तो इस समय 500 से ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये दिखलाता है कि वोटर्स में कितना उत्साह है मतदान को लेकर। बिल्कुल। उपराज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर वोट करें और इस पर्व में शामिल हों। सर, बतौर एलजी और दिल्ली का सिटीजन होने के नाते आपके भी क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आपने भी वोट जो है वो आज कास्ट किया? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता की निगाह में हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
कूड़े के पहाड़ बहुत बड़े मुद्दे हैं, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो जनता को मेरे ख्याल से ध्यान में रखना होगा। और शायद अभी जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, मुझे यकीन है कि इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोटिंग होगी। तो लगातार हम अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपको सुनवा भी रहे हैं। और एक बार फिर रुक करेंगे निशांत का। निशांत, उपराज्यपाल हम सुन रहे थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो क्या कुछ कह रही हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि मतदान करने के लिए वो पहुंची हैं। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग राजधानी दिल्ली में जारी है। 699 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में, और इसी क्रम में फिलहाल आप देख सकते हैं आतिशी को, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहुंची हैं अपना मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें और ऐसी ही तस्वीरें लगातार अब निकलकर सामने आ रही हैं। हर आम और ख़ास जो है वो मतदान कर रहा है। 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी आज राजधानी की जो जनता है वो किसे चुनती है, वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और राजधानी की सत्ता पर अगले 5 साल कौन काबिज होगा, ये भी कहीं ना कहीं आज ईवीएम में कैद होगा। उसके बाद क्योंकि तमाम जो अटकलें हैं, हर एक दल जो है अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो हर किसी को एक संदेश भी यही है कि आप भी मतदान कीजिए अगर अभी आपने नहीं किया है, क्योंकि हर एक वोट जो है वो बेहद कीमती है। हर एक वोट जो है, जो आपका अधिकार है, आपका हक है, वो काफ़ी कुछ बदलने का माता रखता है। और इस वजह से लगातार डीडी न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप भी जो मताधिकार है वो ज़रूर करें, मतदान जो है वो ज़रूर करने जाएं। क्योंकि जब राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं, जिस तरीके से पिछले 1 महीने में हमने देखा जो राजनीतिक उथल पुथल यहाँ देखी गई, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, आज सब वो थमता हुआ, क्योंकि आज दिल्ली के जो जागरूक मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं। और लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता निशांत का एक बार फिर रुक करेंगे। निशांत, आप दिखा रहे थे कि पीछे करीब 500 से ज़्यादा जो मतदाता हैं शायद उस बूथ पर वो पहुंचे हैं, और लंबी लंबी कतारें तो हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप और बेहतर तस्वीरें हमें यहाँ से दिखा सकें। जी बिल्कुल, ये तस्वीर जो है ये दिल्ली को देखनी चाहिए, और दिल्ली के वो तमाम लोग जो अभी तक अपने घरों में बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कम से कम इन तस्वीरों को देखकर वो इंस्पायर हो सकते हैं किस तरीके से तुगलकाबाद आज अपना मतदान का प्रयोग कर रहा है और दिल्ली में अपनी नई सरकार के लिए अपना मताधिकार प्रयोग करके अपना निर्णय दे रहा है। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। लगभग यहाँ 4 से 5 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन सभी पोलिंग बूथ पर कम से कम एक पोलिंग बूथ पर अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 लोग लाइन में लगे हुए हैं, और ये क्रम सुबह 7 बजे से है। और सुबह 7 बजे से कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लगातार गेट से लोगों के जाने का क्रम जारी है, दूसरी तरफ मतदान करके वापस आने का क्रम जारी है। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो कालका जी के जो बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बुदिड़ी और पूर्व सांसद, वो भी यहाँ पर अपना मतदान करके चले गए हैं। लेकिन जो लाइन का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और बिना टूटे लोग यहाँ पर जो है वो वोट करते चले जा रहे हैं। और ये पूरी दिल्ली के लिए एक प्रेरणादायी तस्वीर है कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, और तुगलकाबाद के लोग इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना बेशकीमती वोट से दिल्ली की सरकार को तय करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, लगातार जो जनता जनार्दन है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो बाकी बूथ्स हैं उन पर भी हमें नज़र आएँ। जो दिल्ली है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान करे और सत्ता पर कौन काबिज होगा इसका चयन करे। लगातार ये कवरेज जो है जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जनादेश में लगातार हमारी कवरेज जारी है। बता रहे हैं आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट। सुबह 7 बजे से जो मतदान है शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और उनकी पत्नी ने मोती बाग स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। तस्वीरें भी आपको आइए दिखाते हैं किस तरीके से हर कोई इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभा रहा है। उसकी ये जीती जागती तस्वीर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, जिन्होंने अपनी पत्नी के संग मतदान किया इस मतदान केंद्र पर जाकर। और उसके बाद ये जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, क्योंकि वोटर्स में खासा रुझान जो है वो इन सेल्फी पॉइंट्स का नज़र आता है। और आइए अब लगातार जो हमारी कवरेज है, जिसमें हमारे संवाददाता जो हैं अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं कुमार आलूक का। कुमार आलूक, जिस तरीके से अगर देखा जाए नई दिल्ली की सीट की अगर खास तौर से बात की जाए, आम आदमी और बीजेपी एक कांटे की टक्कर इनमें नजर आई। और जैसा आपने कहा कि ये एक ऐसी सीट है जहां पे इस सीट का मुख्यमंत्री से एक रिश्ता रहा है, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए संदीप दीक्षित की, तो कैसे पूर्वी दिल्ली से और यहाँ तक का जो सफ़र है, आखिर क्या वजह रही? क्योंकि पहले तो देखा जाता था कि शायद वहाँ पे आपकी अच्छी कमान है तो शायद कांग्रेस आला कमान आपको वहाँ पे चुनाव लड़ाई गया नहीं, लेकिन उसके बाद नई दिल्ली आना और फिर किस तरीके से उनका जो प्रचार अभियान शुरू हुआ वो हमने देखा था। लेकिन क्या जो नई दिल्ली की जनता है उनको उन पर उतना विश्वास जता पाएगी? देखिए, संदीप दीक्षित की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित का यहाँ से वो लगातार विधायक रही और मुख्यमंत्री भी रही। तो एक तरह से विरासत अगर कहें तो संदीप दीक्षित उस विरासत को, क्योंकि आप अगर उनकी कंपेनिंग को आप अगर देखेंगे पूरे इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका जो कंपेनिंग था, तो खुद तो थे ही, लेकिन अपनी माँ की तस्वीर को लेकर के जनता के बीच जा रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारी माँ ने यानी शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए क्या किया, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे वो ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली की बात हो। तो पूर्णतः जो चुनाव प्रचार उनका था वो अपनी माता की विरासत को लेकर के था जी। अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा ने बहुत ही आक्रामक ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ पर। और अगर आप देख सकते हैं साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल को अगर आप याद करेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्य था वो अपने आप में अतुलनीय था और उसको लोग याद करते हैं, एक इतिहास है उसका। तो प्रवेश वर्मा भी अपने पिताजी की विरासत को लेकर के तो चुनाव लड़ ही रहे थे, लेकिन उनका भी अपना एक वो भी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे कैंडिडेट की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक तरह शीला दीक्षित को जब हराया उन्होंने, वो लाइमलाइट में और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से जो नई दिल्ली के अंदर अगर आप एक बेहतर मुख्यमंत्री हो गए, मीडिया की अगर हम बात करें या अरविंद केजरीवाल बहुत ही बेहतर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर एक प्रतिनिधि के रूप में उनकी चर्चा की जाएगी तो अगर हम संदीप दीक्षित की बात करें तो संदीप दीक्षित ने लाखों हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जहां पर अरविंद केजरीवाल एक प्रतिनिधि के रूप में बहुत फेल है। उसी तरीके से प्रवेश वर्मा ने भी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, मतलब जनता के बीच उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक प्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में बिल्कुल ही फेलियर है। तो इन चीजों को जनता किस ढंग से लेती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जनता जो है किस पर अपना विश्वास जताती है नहीं। और हमारे संवाददाता धीरज भी हमारे साथ रोहिणी से जुड़ चुके हैं। धीरज, रोहिणी इलाके की अगर बात की जाए, किस तरह का यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है? और ख़ासतौर से जैसे कि हमने देखा भी है और अभी कुमार आलूक इसका जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से बड़ी एक सक्रियता जो है इस चुनाव अभियान में हमने देखी है, वहाँ का क्या हाल है? देखिए रोहिणी, जो विधानसभा की जो सीट है, ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं विजेंद्र गुप्ता और उससे पहले वो यहाँ के 3 बार के पार्षद भी रहे हैं। और जिस समय वो पार्षद हुआ करते थे तब ये रोहिणी का जो पूरा का इलाका जो होता था विधानसभा का इलाका, तो इसी क्षेत्र में के वो पार्षद भी रहे और इसी क्षेत्र से वो 10 साल के विधायक भी रहे हैं। और ये जो सीटें हैं ये परंपरागत सीट भाजपा की सीट मानी जाती है, भाजपा का ये गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, लगभग 152 जो हैं वो सोसाइटीज़ हैं, डीडीए के फ्लैट्स हैं
और कह सकते हैं कि सुंदर अस्पताल, सुंदर सड़कें, स्वच्छ पार्क यहाँ की खासियत है। आप बेहतरीन स्कूल को यहाँ पर देखेंगे और जिसका के विकास बीते के 10 वर्षों में हमने देखा है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोई कूड़ेदान यहाँ पे नहीं है, कूड़ा मुक्त रोहिणी बनाया गया है। और बीते 10 सालों का जो विजेंद्र गुप्ता का जो विकास का जो मॉडल है, उस मॉडल के रूप में हम रोहिणी को देखते हैं, जहाँ के मेट्रो स्टेशन है, जहाँ की कनेक्टिविटी है और जहाँ से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के हरियाणा से उसकी कनेक्टिविटी, दिल्ली के यूपी से उसकी कनेक्टिविटी और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बाहरी दिल्ली से कनेक्टिविटी। तो इस कनेक्टिविटी का एक तरीके से कह सकते हैं कि ये केंद्र बिंदु है, जहाँ की मेट्रो लाइन है, जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, बसों की है। तो उस लिहाज से जिस तरीके से बीते 10-12 सालों से इस इलाके को विकसित किया गया है, जहाँ सुंदर अस्पताल है, यहाँ का जो लाल पैथ लैब ये माना जाता है कि जो दिल्ली में सबसे बेहतरीन जो जांच केंद्र हैं उसको उस रूप में लाल पैथ लैब को जाना जाता है। तो बेहतरीन विकास का एक नमूना और कह सकते हैं एक जो मॉडल विधानसभा होता है, मॉडल विधानसभा का जो एक नमूना रोहिणी का ये जो सीट है ये प्रस्तुत करता है। और जो विजन है, मैंने अभी उनसे बात की है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है उनका एक विजन है कि कैसे हम रोहिणी को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करें, जहां पे दिल्ली। और मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं ये देखिए। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। जो पार्टियों की सर कंप्लेंट आपको मिली है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है, पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहाँ टीम गई एफएसटी की और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ, जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सब का निस्तारण, जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है? काउंटिंग सब तैयारी है पूरी। पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को, जिनका कहना था कि पूरी तैयारी है और हर एक दल के लिए अलग अलग विकल्प यहाँ दिए गए। किसी कुछ अगर शिकायत भी रहती है, वो तमाम शिकायतों का समाधान भी हुआ है और कोशिश यही है कि बेहतर तरीके से राजधानी दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाए। तो ये लगातार कवरेज जो है हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें 699 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आपको बता दें, इस चर्चा में हमारी साथ ही दूसरी मेहमान जो हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। अदिति टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। बहुत बहुत स्वागत अदिति जी आपका भी। और ख़ासतौर से जो और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बात करें। लेकिन अदिति जी, आपसे जानना चाहूँगा, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ पर करीब अगर देखा जाए तो 71 लाख से अधिक जो महिला मतदाता हैं, और राजधानी दिल्ली में महिला मतदाताओं की किस तरह की भूमिका रहने वाली है जो यहाँ सरकार जो सत्ता पर काबिज होगी? देखिए, जैसा कि पहले चुनावों में देखा गया है, महाराष्ट्र में देखा गया है, हरियाणा में देखा है, उससे पहले मध्य प्रदेश में देखा है कि हर चुनाव के साथ महिलाएं अपनी वोट की ताकत जाहिर कर रही हैं। और यही वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने एक स्पेशल क्राफ्ट की हुई हैं स्कीम्स महिला वोट को लुभाने के लिए। ये हम लाडली बहना स्कीम से शुरू करें अगर मध्य प्रदेश से, उसके बाद लाडकी बहन योजना जो महाराष्ट्र में चली, उसके बाद जो अभी अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस की बहुत सारी करीब
2100 से 2500 रुपए तक तमाम पार्टियों ने अनाउंस किया कि डीबीटी महिलाओं को दी जाएगी। ये इसीलिए अनाउंसमेंट हुई है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पहली बार एक वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे अपनी साख जमा रही हैं। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के भी कल के अगर भाषण को आप देखेंगे जो लोकसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला, तो एक बहुत लंबा चंक उस भाषण का महिलाओं को टारगेट करता हुआ था, जैसा कि तमाम नेता कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं को वो करने की कोशिश जारी है। और जिस तरफ महिला वोट, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का कल का ट्वीट ले लीजिए, उन्होंने ये कहा कि हम लोग करीब 55 सीटें जीत रहे हैं और अगर महिलाएं हमारे फेवर में वोट कर दें तो ये 60 पे चली जाएंगी। तो आप महिला वोट का स्विंग फैक्टर और स्विंग पावर इसी एक स्टेटमेंट से जान सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका जो है वो नजर आ सकती है। अब रुक करेंगे, आनंद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के जो अलग अलग मुद्दे रहे, लेकिन अदिति जी ने जैसा बताया कि कैसे जो खासतौर से एक निर्णायक भूमिका है वो महिला मतदाताओं की भी रह सकती है, इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली का वोटर जो है वो अब वोट डालने के लिए निकल रहा है अपने घर से? मुकुल जी, अभी आपके साथ जो आपके सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों से, नई दिल्ली से, मुस्तफाबाद से, तुगलकाबाद से और जमुना पार के इलाके से, उन सबकी बातचीत को सुनने के बाद मुझे लगा कि चुनावी मुद्दे अलग अलग इलाकों में क्या है। जैसे आलोक जी ने बताया कि नई दिल्ली में यमुना की सफाई और प्रदूषण बड़ा मुद्दा है। फिर यमुना पार के कुछ इलाकों के अपने सहयोगियों ने बताया कि वहां ट्रैफिक जाम की समस्या बड़ा मुद्दा है। कहीं जो मयूर विहार का इलाका है और गाजीपुर का इलाका है वहां, या भलसवा डेरी का इलाका है, उस इलाके में कूड़े का पहाड़ बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में एक मुद्दे पर, क्योंकि ये एक सिटी स्टेट है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़े राज्य का चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ सब 1-1.5 लाख में एक वोटर, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सीट को लीजिए तो 1.5 लाख वोटर है वहां। 75,000 में हार जीत का फैसला हो जाता है, 10,000 से कोई जीतता है, 15,000 से 25,000 से कोई जीत का फैसला हो जाता है। तो इसलिए इसमें अगर हम कोई नेशनल लेवल के मुद्दे की बात करेंगे तो वो थोड़ा हमें फैलेसी की ओर ले जाएगा। यहाँ पर बहुत ही स्थानीय मुद्दे होते हैं कि हमारे इलाके में पुल की समस्या है, हमारे इलाके में फलाने पुस्ते पे ट्रैफिक जाम लगता है, हमारे इलाके में अगर फ्लाईओवर नहीं है, जीके में चले जाइए तो वहां बाजार में जो जीके एम ब्लॉक मार्केट है वहां की जाम की समस्या है। तो इस तरह स्थानीयता को लेकर वो जंगपुरा के चुनाव में जंगपुरा चले जाइए तो वहां साफ सफाई को लेकर पूरा ईस्ट निजामुद्दीन से लेकर जंगपुरा का जो इलाका है पूरा वहां साफ सफाई एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब हम इन आधार पर आकलन करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि यहाँ और आप देखिए इसीलिए बीजेपी ने यहाँ हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। और बहुत होशियारी से बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को और उनके संगठन, यानी उनका जो संगठन है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, उन्होंने बहुत कायदे से स्थानीय मुद्दों को उभारने का प्रयत्न किया और 1-to-1 मार्किंग करके वो मतदाताओं तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि लोकल चुनाव हो रहे हैं ये, इसलिए मुद्दे यहाँ लोकल हैं। हाँ, जो मुफ्त की घोषणाएं हो रही हैं, मुफ्त की घोषणाओं को लेकर सब में थोड़ा उत्साह है, लेकिन एक अभी बहुत अच्छी बिल्कुल, यानी स्थानीय मुद्दे जो हैं बाइक चलाई वो ज्यादा 21 ईयर ओल्ड और उसने कहा कि मुफ्त सब लोग कर रहा है पर मैं आई वांट टू जॉब। बिल्कुल, यही बदलाव जो है, बिल्कुल शायद जो नए मतदाता हैं आनंद जी वो एक बदलाव चाहते हैं और इस मतदान के लिए लगातार अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेवल चीफ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जिन्होंने मतदान किया। लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो हैं अलग अलग बूथों पर मौजूद, वहाँ के हाल भी बता रहे हैं और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रशेखर का, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो स्थानीय मुद्दे हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम का चंद्रशेखर आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या माना जाए, क्या इसके अलावा जो दिल्ली की जनता है या इस क्षेत्र की अगर खास तौर से बात की जाए वो इन अहम मुद्दों को लेकर अपना जो मतदान है वो करने के लिए पहुँच रही है?
निश्चित तौर पर मुकुल, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे गेस्ट भी कह रहे थे, ये जो मुद्दे हैं, ये तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो सबसे मतलब यही वो मुद्दे हैं जो कि जनता को पोलिंग बूथ तक लेकर के आते हैं, क्योंकि काफी समय से जनता इंतजार कर रही होती है अपने इस दिन का। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या है, जिसमें जो सीवर्स के का पानी जो है वो मिक्स होता है। काफी लोगों का ये भी शिकायत थी कि यहाँ पानी की समस्या काफी ज्यादा है। कंजेशन मैंने आपको बताया कि रोड का ट्रैफिक का जिस प्रकार से कंजेशन है, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि जैसे कि ऑटो वालों को लगता है कि जो रिक्शा चला दिए गए हैं आजकल बैटरी रिक्शा, तो वो उनके जो है वो उनका मार्जिन कम कर रहे हैं। तो ये जो अपने मुद्दे हैं वो मुद्दे लेकर के आते हैं, और इसीलिए ये जो जनता है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रही है। और ये जो विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, उन इंतजामों का लग भी रहा है असर देखने को मिल रहा है कि जनता जिस प्रकार से चुनाव में मतदान करने आ रही है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने वादे किए हैं, और जो फ्री बीज के जो तमाम जो मुद्दे लोगों के सामने भी आए हैं, उसमें अब ये देखना है कि जनता किसको चुन रही है इस बार। हालांकि महिलाओं को लेकर के भी तमाम जो है वो हर पार्टी ने अपने तरीके से उभारने की कोशिश की है। और इन मुद्दों के अलावा जो तमाम जो दावे हैं उनको अलावा अब यहाँ पर जनता लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में हमें दिखा सकें, पिंक बूथ तो आपने दिखाया था, लेकिन अब क्या धीरे धीरे जो रुझान है वो कुछ उस बूथ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? जी, अभी भी हालांकि यहाँ इस बूथ पे अगर बात की जाए तो रफ्तार थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे को बताया कि ये पौष इलाका है, तो धीरे धीरे हो सकता है मतदाता यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन ये जितने मतदाता आए हैं इनमें कुछ चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिली, जो कि दिव्यांग मतदाता हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, और जो बच्चे हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एंट्री पॉइंट पे अभी एक बुजुर्ग मतदाता जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की एक खासियत है कि हर तरीके से जो लोग हैं मतदाता यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। और महिलाओं के लिए क्योंकि विशेष तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तो महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर वोट करने आएंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि ये सुव्यवस्थित यानी जो तैयारियां हैं वो बेहतर की गई हैं, और खासतौर से निशांत का आप रुख कर लेते हैं। निशांत, वहाँ पे तो लगातार हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जो मतदाता हैं वो जागरूकता की एक मिसाल वहाँ पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, उन तुगलकाबाद क्षेत्र की अगर बात की जाए, लगातार कई ऐसे मुद्दे वहाँ से भी उठते रहे, लेकिन क्या जो मुद्दे जो कि हमने जिनको देखा राष्ट्रीय स्तर तक वो पहुँच गए, प्रदूषण की बात की जाए, यमुना की बात की जाए, क्या उसका भी असर आपको लगता है वहाँ पर है? देखिए, तुगलकाबाद की अगर बात की जाए तो तुगलकाबाद इस समय यहाँ पर अगर प्रमुख मुद्दा है तो गलियों में लगने वाला जाम। बहुत ही संकरी गलियाँ इस इलाके की हैं। इसके अलावा साफ सफाई, तुगलकाबाद, संगम विहार, बदरपुर, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर बाहरी लोग हैं, और इन दोनों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि मिक्स इलाका है, और फरीदाबाद से ये लगता हुआ इलाका है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो हमारी लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि साफ सफाई, और खासकर यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड भी है बदरपुर में पास में, उसका भी एक बड़ा इशू रहता है यहाँ के लोगों को। खासकर बरसात के मौसम में जो बदबू है वो घरों तक जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम मुद्दे हैं जिस आधार पर जनता अपना वोट कास्ट करने जा रही है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस वाले क्षेत्र में थोड़ा जातीय समीकरण राजनीतिक दल साधते हैं। जैसे कि तुगलकाबाद अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। तभी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सहीराम पहलवान जो कि 2 बार से जीतते हुए आए हैं। बीजेपी ने रोहतास विदुड़ी पर दाव लगाया है, तो कांग्रेस ने विक्रम विदुड़ी पर दाव लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाकों में, हालांकि पूरी दिल्ली में नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में जातिगत समीकरण बिल्कुल, लेकिन ये अलग अलग समीकरण जो है किस प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे या कौन से प्रत्याशी जो हैं वो अपने किए गए वादों को पूरा करते हुए नजर आएंगे है। लेकिन इसके साथ साथ जो राजधानी दिल्ली की हॉट सीट हैं उनका भी जिक्र हम यहाँ कर लेते हैं, किस तरीके से इन हॉट सीट पर जो मुकाबला है और भी कड़ा है, और आखिर क्या वजह है इन हॉट सीट की। अगर आप देख सकते हैं नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भाजपा से साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, ये हॉट सीट बनी हुई है। साथ ही कालकाजी की अगर हम बात करें तो आतिशी, उसके साथ साथ रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, एक कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ माना जा रहा है। साथ ही पटपरगंज सीट की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से अवध ओझा, भाजपा से अरविंद सिंह नेगी, कांग्रेस से चौधरी अनिल कुमार, ये भी एक हॉट सीट में, हालांकि
उम्मीद यहाँ ये की जा रही थी। और वहीं गांधीनगर सीट की भी अगर बात की जाए, नवीन चौधरी टीपू जो आम आदमी पार्टी से, भाजपा से अरिंदर सिंह लवली और कांग्रेस से कमल अरोड़ा, तो ये ऐसे प्रत्याशी जो कि कहीं ना कहीं जिन पर सबकी निगाहें हैं इन सीट पर। और अगर खासतौर से बिजवासन सीट की भी अगर हम बात करें तो ये भी एक हॉट सीट। और यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा से कैलाश गहलोत, आप से सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस से देवेंद्र सहरावत यहाँ पर अपनी जीत की ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 5 हॉट सीट पर किस तरह का जो मुकाबला है वो नज़र आएगा, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि हर एक बढ़ते दिन के साथ इन सीट्स पर जो राजनीति है वो और गर्माती हुई नज़र आई है। कालकाजी सीट की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमारे अभी संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम हो जाते हैं। और ख़ासतौर से पटपर्गंज सीट की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की सीट यहाँ सुर्खियों में रही थी। मनीष सिसोदिया जो पहले यहाँ से चुनाव लड़ते थे लेकिन यहाँ से अब अवध ओझा मैदान में है। गांधीनगर सीट की अगर बात की जाए तो भाजपा से अरिंदर सिंह लवली जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे लेकिन अब बीजेपी में अपना विश्वास जताकर बीजेपी ने उनको यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। तो तमाम जो ये उम्मीदवार हैं ये कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मतदाता जो हैं वो लगातार मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर आखिर कौन सा राजनीतिक दल जो है वो आगे निकलता है या नहीं, और कौन से प्रत्याशी हैं जिनके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये देखना होगा। ये कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश GT न्यूज़ पर। खास कवरेज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से दिल्ली की जनता सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, और ख़ासतौर से अलग अलग सीटों की अगर बात की जाए 70 ये सीटें जिन पर कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो हैं वो काफ़ी अहम हो रहे हैं। तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और साथ ही साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं अदिति जी का। अदिति जी, अगर खासतौर से वोटिंग शेयर की अगर यहाँ बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो काफ़ी सक्रिय नज़र आई इन चुनाव को लेकर, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है वो अपने ही किए गए वादों में फंसी नजर आई। जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी ज़मीन तलाश रही है, लेकिन वोटिंग शेयर की अगर बात की जाए, परसेंटेज की अगर बात की जाए, किस तरीके से उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा पिछले वर्षों के मुकाबले? देखिए, वोटिंग शेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी मार्जिन से बहुत सारी सीट्स, करीब 15 से 16 सीट्स पे बहुत छोटे मार्जिन, फ्यू थाउजेंड्स के मार्जिन पिछले इलेक्शन में थे जी। तो हम जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वोट शेयर जो है, जिसकी सबकी निगाह जिस पर रहेगी, वो कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि 2008 का जो आखिरी चुनाव कांग्रेस ने दिल्ली में जीता था, उस चुनाव में 40% इनका वोट शेयर था और 43 सीट्स आई थी। और उसके बाद आपको पता है 2013 के चुनाव में, जिसमें आम आदमी पार्टी का डेब्यू हुआ था, कांग्रेस की सडनली वोट शेयर घट के 24%, 5 कुछ रह गई थी। उसके 2015 के चुनाव में 9% और फिर 2020 के चुनाव में मात्र 4% जी। ये सारा का सारा वोट जो है वो खिसक के आम आदमी पार्टी की पाले में गया, क्योंकि भाजपा का वोट हम जानते हैं कि दशकों से ऑलमोस्ट 30 से 33% पर अडिग रहा है। हालांकि उनकी सीटें कम होती रही हैं, जैसे पिछले चुनाव में मात्र 8 सीट्स थी, लेकिन फिर भी उनका वोट शेयर करीब 33% था जी। देख सकते हैं कि पिछले बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बहुत ही भारी था, 50% से भी ऊपर, करीब 54% था। तो आने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन आज के चुनाव में बेहतर रहता है तो आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सेंध पड़ेगी और भाजपा को फायदा हो सकता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया है अरविंद केजरीवाल को
कुछ ही महीने पहले ये लोग लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे थे। तो ये भी एक बहुत अजीब ट्रेंड भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि नेशनल इलेक्शन में कन्वीनियंस की राजनीति के लिए आप इकट्ठे हो जाते हैं और फिर स्टेट इलेक्शन में आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है। तो भी एक प्रश्न उत्पन्न करता है कि पॉलिटिक्स के लिए, कन्वीनियंस के लिए पार्टीज किस हद तक जाएंगी। बिल्कुल, और यही जो है दिल्ली की जनता देख रही है, समझ रही है और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रही है। और आपको बता दें, जब मतदान की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि खास है। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा दिल्ली का दायित्व संभालेगी। मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है। ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। तो अपने आप में काफ़ी विशेष ये जो चुनाव है, हरदीप सिंह पुरी का ये कहना। और खासतौर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली चुनाव के लिए मतदान किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट डालने की अपील भी की। इस बारे में उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सांसद रह चुके हैं इससे पहले और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आज जब दिल्ली में मतदान हो रहा है तो उनका क्या कहना है। वोटर को दिल्ली का विकास, अपने इलाके के विकास को मन में रखना चाहिए। सारी कैंपेन हो चुकी है तो मैं किसी मुद्दे पे नहीं बात करना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा कि आप देखें कौन सा एक निष्ठापूर्वक व्यक्ति रहा है, कौन आपको लगता है कि आपके इलाके में काम कर सकेगा, किसकी पार्टी एक अच्छी सरकार करेगी। तो एक नागरिक के रूप में आप लोग आएं और बिना किसी भय के, बिना किसी द्वेष के आप लोग वोट करें। देखिए, आप पहले देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक समय में गठबंधन था, इस बार आप लोग अलग, आप उम्मीदवार भी है, अपनी सीट को लेकर क्या कहें? राजनीति में नहीं जाना चाहता और राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप लोग वोट करें, अच्छी दिल्ली के लिए वोट करें। क्या मानते हैं दिल्ली के लिए मुद्दा क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। आपको लगता है दिल्ली में क्या मुद्दा है? मैं कहते विकास का होगा। मैं तो आशा करूंगा लोग विकास के लिए वोट देंगे, काम के लिए वोट देंगे। देखिए, इस बार बड़ी चर्चा रही आपकी, क्योंकि आप ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित की चर्चा होती है कि उन्होंने दिल्ली को बदला और तमाम अपील भी की गई एक तरह से आपके लिए। तो ये जो एक तरह से कंटेक्स्ट देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल और फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सामने प्रवेश वर्मा सीट पर बहुत नजर है। तो इस पूरी मुद्दे की राजनीति को बदल के रख दिया आप देखें इस सीट ने की चर्चाओं ने। तो क्या मानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली में? है चुनाव है, हमने मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले बात कर रही थी, आज वो मुद्दे लोगों के बीच में हैं, इसलिए चुनाव बदला हुआ दिख रहा है। हो गई चुनाव प्रचार के समय, तो अब आज दिल्ली की जनता की बारी है। दिल्ली की जनता तय कर रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित के बेटे हैं, कद्दावर उम्मीदवार हैं, सांसद रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, और सामने प्रवेश वर्मा है बीजेपी से। तो बहुत दिलचस्प सीट भी है और इस सीट पर सभी की नजरें हैं। तो हमने बातचीत की संदीप दीक्षित से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और संदीप दीक्षित की बहुत चर्चा भी हुई है इस बार पूरे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए, एक हॉट सीट ये, और लगातार हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग सीटों से मौजूद हैं। कुमार आलोक नई दिल्ली सीट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। कुमार आलोक, अगर देखा जाए, क्योंकि सुबह 9 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा दिया गया है, नई दिल्ली सीट पर करीब 6.51% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसे में, जिसका जिक्र अभी संदीप दीक्षित यहाँ कर रहे थे, जब शैलेंद्र उनसे पूछ रहे थे कि एक समय में तो आप लोग साथ थे लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उस बारे में शायद अब संदीप दीक्षित जो हैं सवाल सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो इंडी गठबंधन इनका अलायंस जो बना था, उसके बाद से लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वही दिल्ली में दोनों साथ चुनाव लड़ रहे थे। और अब जब विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हो रहा है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है।
और इसमें एक बहुत बड़ा इंडी गठबंधन में विवाद यह हुआ कि जब कांग्रेस ने अलग लड़ने की सोची आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वहां पर आप देखें कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आए। इंडी गठबंधन में होते हुए वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार उन्होंने किया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। उधर से ममता बनर्जी का भी समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ही बृहद कैंपेन किया यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए। तो एक तरह से विरोधाभास जो इंडी गठबंधन की जो संरचना रची गई थी लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव तक आते आते ये इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। मैं आना चाहूंगा उस पॉइंट पर जब अदिति जी जो विश्लेषण कर रही थी दिल्ली चुनाव को लेकर और खासकर कांग्रेस की भूमिका को लेकर के यहाँ पर बहुत चर्चा है, राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस में बीट कवर करता हूं, तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पूरे दिल्ली के 70 सीटों पर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किया है जी। उन्होंने 17 ऐसी सीटों पर कंसंट्रेट किया है जो दलित बहुल्य है और 8 ऐसी सीटों पर कंसंट्रेट किया है जो मुस्लिम बहुल्य है। और उसमें अगर कांग्रेस जिसको कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर था दलित और मुस्लिम की हम बात करें, अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया पिछले 2-3 चुनावों से। तो यहाँ पर कांग्रेस का टारगेट यही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में और दलित बहुल इलाकों में डेंट किया जाए और वहां से हम अपनी 1, 2, 3, 4, 6, 7 जो भी सीटें प्राप्त हो सके वो प्राप्त कर ले। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल झटका होगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति फिलहाल होती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में किस तरीके से और जो दल हैं वो भी पूरे प्रयास में लगे हैं। और वहीं अगर खासतौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं की हम बात करें, लगातार उनमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाता जो केंद्र है उस पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने वहाँ पर मतदाताओं से बातचीत भी की। के दिल में क्या है, अब बारी है मतदान की और रोहिणी विधानसभा सीट के इस मतदान केंद्र पर हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू है, लोकतंत्र के महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब हम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। देखिए 2025 और अभी विधानसभा चुनाव और अभी आप मतदान करके आए हैं, क्या है दिल्ली के लोगों के दिल में? एक चीज़ जो दिल्ली का विकास करेगी और प्रॉपर ढंग से विकास करेंगी, जो भी गवर्नमेंट करेगी हम उसी को चुनेंगे। आपने अभी मतदान किया है, क्या होता है एक महिलाओं के दिल में मतदान के प्रति? या बस दिल्ली का विकास होना चाहिए, लेडीज की सुरक्षा होनी चाहिए। लेडीजों की जो रात को ट्रैवल करते ऑफिस से आती है तो उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा का अहम मुद्दा होता है। इसमें सुरक्षा और लेडीज के लिए ज्यादातर बेनिफिट्स हो, दैट्स इट। मुझे तो उसके लिए ही आई हूँ मैं वोट करने, और सबको आना चाहिए वोट, औरतों को सबको करना चाहिए, कोई भी घर पे नहीं रहनी चाहिए। और दिल्ली का स्तर जो था पहले उससे कहीं ज़्यादा गिर गई है और हमारी स्थिति ऐसा ही है जैसे गाँवों में भी ये स्थिति नहीं है जो दिल्ली में इस वक्त स्थिति है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें गड्ढे भरती है, बरसात के टाइम पानी भर जाता है। और जो आज 10 साल पहले हम यहाँ ज़मीन यदि कोई बेचते थे और गुड़गांव जाना था, हमें 4 प्लॉट मिलते थे। आज गुड़गांव का 1 प्लॉट बेचेंगे तो दिल्ली में 10 प्लॉट मिल जाएंगे। ये स्थिति हो गई है दिल्ली। आज तो ये सड़कें ही नहीं ठीक है, और यहाँ देखो गाय के कितने ढेर लगे हुए हैं, वो ही नहीं ठीक है। तो फिर वही बात बताओ ना, और क्या विकास? और विकास तो बाद में, पहले घर के सामने तो विकास होना चाहिए ना। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरी दिल्ली के लिए है। क्राइम एक मुद्दा है जिसमें क्राइम के लेवल आप देख सक रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ज्यादा है। दूसरा है एयर पोल्यूशन जो पूरी दिल्ली के लिए एक मुद्दा है। सवाल यमुना की सफाई का हो, चाहे कूड़े का ढेर का हो, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये तमाम मुद्दे हैं। सुरक्षा महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है जिनके आधार पर आज महिलाएं मतदान करने के लिए आई है। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रोहिणी। तो हमारे संवाददाता धीरज जायजा ले रहे थे और खासतौर से जो मतदाता हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। आइए सीधा रुख कर लेंगे धीरज का ही, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। धीरज, किस तरीके से जो अलग अलग मुद्दे जिसका जिक्र मतदाता कर रहे हैं, क्या इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो अब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब समस्या नहीं, शायद लोगों को समाधान चाहिए। देखिए, आज सुबह जो रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में हमने महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की और बुजुर्गों से बात की। हमने 3 कैटेगरी में लोगों से बात की और उनसे एक ही सवाल हमने रखा है कि आप अगर मतदान केंद्र पर आई हैं तो आपके दिल में क्या है।
हमें ये नहीं जानना है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं या आप किसको वोट डाल रहे हैं। लोगों का जो 3-4 जो सवाल था वो वाजिब सवाल था और जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि वो मतदान करने के लिए आए हैं। लोगों के दिल में था कि हमारे घरों में जो शुद्ध पानी नहीं आता है, शुद्ध पानी की समस्या है, इसका मुझे हल चाहिए। हम रोहिणी इलाके में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, हमारे घर के आगे कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। हम खुली हवा में सांस ले सकें, खुली हवा में जी सकें, हमें प्रदूषण मुक्त हवा चाहिए। हमें हमारी एक नदी है जो कि हमारी आस्था का प्रतिबिंब है, आस्था का केंद्र है, जिसका हम पानी पीते हैं। हमें साफ यमुना चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हम खुली हवा में सांस लेने के साथ खुली हवा में घूमना चाहते हैं जी। और रात के 10, 11, 12 बजे तक भी अगर हम दिल्ली की सड़कों पे घूमें तो हमें किसी तरीके का अवरोध या किसी तरीके की गुंडागर्दी ना देखें सड़कों पे। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं और हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जो एक मॉडल शहर हो, विकसित शहर हो। और जो सबसे बिल्कुल, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है कि महिलाओं हर ने कोई मुझे चाहता साफ है। तौर पे मैंने ये कहा जी, महिलाओं ने मुझे एक बात जो महत्वपूर्ण कहा कि आप जो फ्री बी की बात करते हैं, हमने पूछा कि तीनों पार्टियां फ्री बी दे रही है। उन्होंने कहा कि हम कमाने के लिए दिल्ली आए हैं, हम पैसे कमाते हैं, हमें फ्री भी नहीं चाहिए। बिल्कुल यही बदलाव जो है और कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद की जा रही है। धीरज, ये कहना जी बिल्कुल, हर एक जो मतदाता हैं उनकी अपनी एक नई सोच है, फिर चाहे महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, उसको लेकर वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारी जो कवरेज है इसमें लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए सुबह 9 बजे तक की तो करीब 8.10% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, अनंत जी, अदिति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे तमाम संवाददाता धीरज, चंद्रशेखर, निशान और साथी कुमार, आलोक, लगातार आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जनादेश में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।